सो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स इज रैशनल देन द रूट मस्ट बी। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रैशनल आता है तो ऑब्वियसली दूसरा भी रैशनल ही होगा। सो इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। ओके। और अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इरेशनल आता तब दूसरा भी इरेशनल होता। कि मान लो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट आता है अपने पास 3 + √2, तो उसका जो दूसरा रूट होगा वो होगा 3 - √2। तो ये आपस में इस तरीके से कंपोजिट बनाकर चलते हैं कि यानी कि अगर लेट से मेरे पास एक रूट आ जाता है 2 + √6 कुछ भी, तो ऐसे ही जो दूसरा रूट बनता है वो बनता है 2 - √6। तो इस तरीके से अगर मेरे पास एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा, और इसी तरीके से अगर एक रूट रैशनल है तो दूसरा रूट भी रैशनल होगा। इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाता है मेरे पास सी। ओके। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, और इसके मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मुझे रूट्स बताने हैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर मैं ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूं तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, b/a। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास c/a। ठीक है। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, लेट से इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स हैं u और v, और हमें u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं देखूं u और v को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो इस इक्वेशन से बनना चाहिए -b/a। और अगर u और v की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा c/a। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से देखूं तो यहाँ पे अगर मैं b/a की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास u + v हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके। यानी कि जो इसके जो दो रूट्स हैं वो एक उन दोनों का सम तो आ गया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाली इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास अगर दो रूट्स से कंपेयर करूंगा मैं इसको, तो मेरे पास जो अल्फा इंटू बीटा है वो इक्वल आ जाएगा u इंटू वी के। तो अगर मैं इन तीनों ऑप्शंस में देखूं तो कौन सी वैल्यू ठीक बैठेगी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी ठीक बैठेगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी अगर मैं करूंगा तो माइनस अल्फा प्लस ऑफ माइनस बीटा आ जाएगा। माइनस साइन में कंपेयर करूँगा मतलब कॉमन निकालूंगा तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है। और वो इससे मैच कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा आ जाएगा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ ए कैन नेवर बी, तो हमें बतानी है कि इसमें ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहला रूल ये होता है कि ये वाला जो कोफिशिएंट है अपना x² का वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है 2a - 3 दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कि 2a नेट नॉट कैन नेवर बी इक्वल टू 3, यानी a कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये अपने पास रूल होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, वो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक के लिए ये अपने पास 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल, बस हमने वही किया, और a जो है 3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो वो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके। सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -2 and 4 is given by। so this question is very simple, you have to just put these values into these equation। मतलब ये जो वैल्यूज है ना -2 और 4, इनको एक इक्वेशंस में डालो और चेक कर लो कि आंसर सही है या नहीं। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में -2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 और +4 और -8 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करके अगर मैं ये 4 पुट करके देखता हूँ तो हो जाएगा 4 4 जो 16 -8 -8, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यही होना चाहिए। और अगर मैं इसमें रखता हूँ तब भी नहीं बैठेगा सही, इसमें रखता हूँ तब भी नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमें बताना है नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आएंगे। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना कि पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब अगर पी इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और x² भी आप सब लोग जानते हो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा।
आप खुद कर देख लो। मान लो मेरे पास -2 भी है, मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी 4 आता है। तो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, मेरे पास हमेशा जो भी स्क्वायर रूट होगा, मतलब जो भी स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। क्यों? हमारे पास पॉजिटिव गिवन नहीं है। और मॉड, आप लोग जानते हो कि मॉड में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ वो भी हमेशा पॉजिटिव आती है, और ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव ही है। अब आप ये सोचो कि जब यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं, यानी कि एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। जब सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा यहाँ पे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल जाएगी और कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगी नहीं। यानी कि अब पूरी नंबर लाइन पे एक्स की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी रख दूं, ये हमेशा ऊपर ही ऊपर रहेगा, ग्राफ कभी नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका कोई रूट ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब आप लोग जानते हो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से आते हैं कि वो कट करते हैं, लेकिन x की कोई भी वैल्यू पर ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, यानी कि x एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि p और q रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमें बतानी है वैल्यू इस चीज़ की। तो अब आप ये देखो कि मान लो p और q मेरे पास दो नंबर है और मैं उनका करता हूँ p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये 2pq को मैं लिख देता हूँ प्लस pq और प्लस pq। ठीक है, यानी कि मुझे अब जो है p प्लस क्यू स्क्वायर मेरे पास आ गया है ये। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखो, इससे रिजेंबल कर रही है ना, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो मैं यहीं से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पी क्यू एक्स्ट्रा है ना, इसे ले जाता हूँ उधर माइनस में। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में पी क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू। ओके जेम्स, कौन सा क्वेश्चन आपको दोबारा से समझना है वो भी टाइप कर दो। तो यहाँ पे जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू करा और वो इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू हो गया। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो या तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो या इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बात एक ही है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दोबारा से समझना है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में p अपना पॉजिटिव है, दे रखा है इन्होंने, q अपना पॉजिटिव है, ये भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर हमेशा हमारा पॉजिटिव आना है, मॉड ऑफ x भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आप x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करो, ये पूरी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, ये कभी x एक्सिस को कट ही नहीं करेगी, जिससे हमें रूट्स भी मिले इसके। तो बस मैंने वही बोला है। सो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। डिडंट अंडरस्टैंड, आप पहले अनम्यूट करो और फिर पूछो, क्या नहीं समझ में आया। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा है कि p और q दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और हमें रूट्स बताने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के। आंसर हमने इस तरीके से निकाला कि p अपने पास पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में गिवन है, q भी पॉजिटिव है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है और मॉड ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, एक्स की अब मैं वैल्यू कुछ भी डालूँ ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, वो हमेशा ऊपर ही लाया करेगा। आप इसमें अब वैल्यू पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, फिर चेक करना कि जो रिजल्ट आएगा एफ वाई की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास फंक्शन है और फंक्शन है मेरे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू मॉड एक्स प्लस 5। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करके देखना है x की डिफरेंट डिफरेंट, और फिर चेक करना कि क्या कभी ये नेगेटिव होगा। तो आप देखोगे कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, मॉड ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये वाली टर्म भी जब पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव दे रही है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो इस वाले क्वेश्चन पे थे हम सिक्स्थ पे। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में अब हमें p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू निकालना है। तो अगर दो रूट्स का मैं सम की बात करूं तो दो रूट्स का सम होता है मेरे पास हमेशा b अपॉन ए, और b है यहाँ पे m और a है 1, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास m स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी
तो पी क्यू हो जाता है मेरे पास सी अपॉन ए, क्योंकि दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन सी अपॉन ए होता है, तो पी क्यू हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर प्लस ए। तो अब इन दोनों को बस माइनस करना है हमें, तो एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस ए, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ ए, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, कि अब मुझे रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। सो सिंपल हम मूव करते हैं जैसे कि हम किसी नॉर्मल इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हो। हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस ऑफ टू ऑफ मॉड एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सिंपल मॉड एक्स कॉमन निकालो, अंदर बचेगा मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस का टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ वन, और यहाँ आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस का टू, और फिर यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे मॉड एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई वैल्यू हमारे पास टू, और एक आ गई मॉड एक्स की वैल्यू वन। अब मॉड एक्स की वैल्यू टू किस किस केस में हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, एक वैल्यू माइनस टू एक वैल्यू टू, या फिर अब मॉड एक्स की वैल्यू वन कब हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू हो वन या फिर माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे चार रियल रूट्स आ गए, चार, एक माइनस टू टू, एक वन, एक माइनस वन, तो इसलिए आंसर हो गया चार, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि इस ग्राफ से हमें पता लगाना है कि ए बी या सी पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इस ग्राफ से हमें इतना तो पता लग रहा है कि एक रूट अपने पास पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। मान लो ये x2 है और ये x1 है रूट, तो x2 है मेरे पास ग्रेटर देन जीरो और x1 है मेरे पास लेस देन जीरो। तो अब अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, वैसे इस ग्राफ को देखते हुए लग रहा है कि ये जो पैराबोला होगा इसमें a की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, इतना तो हमें देखते ही पता लग गया कि a जो है लेस देन जीरो होगा, तभी ऐसा कर्व आ सकता है। हमने पैराबोला में पढ़ा भी थी ये चीज। तो इसी वजह से ऑप्शन ए तो कैंसिल आउट हो गया कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, अब इसमें रूट्स x1 प्लस एक्स टू है, तो सम ऑफ द रूट्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है b अपॉन ए, ठीक है। और असल में अगर देखें कि एक अगर वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इस केस में सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स हमेशा क्या आएगा मेरे पास, मॉड एक्स एक मॉडुलस फंक्शन होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आती है। यानी कि अगर मैं माइनस वन भी डालूंगा तो उसकी वैल्यू मॉड जो है वन देता है मुझे, और अगर मैं माइनस टू डालूंगा तब भी वैल्यू वो टू देगा। तो मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है ना उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है मॉड। मॉड का कुछ ग्राफ भी ऐसा आता है, जैसे अगर मैं एक्स की बात करूं, सिंपल एक्स का अगर मैं बनाऊं ग्राफ y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है ऐसा, है ना। लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की बात बनाऊं, मॉड ऑफ एक्स क्या करता है कि ये जितनी भी नेगेटिव टर्म्स है ना इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो मॉड ऑफ एक्स आता है कुछ ये बनता है मेरे पास y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। इसमें क्या होगा कि मान लो x की वैल्यू वन पे वन आ रही है, तो x की वैल्यू माइनस वन पे भी वन आता है, मतलब ये बिल्कुल मिरर इमेज होता है। ये अगर मिरर रख दूं मैं तो इस तरीके से ग्राफ बनता है मॉड एक्स, और कुछ नहीं होता मॉड एक्स। यस, तो हम यहाँ पे थे, तो मेरे पास दो रूट्स हैं, एक की वैल्यू नेगेटिव है एक की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब अगर इसमें देखें तो मेरे पास जो नेगेटिव वाली टर्म है वो है बड़ी, तो यानी अगर मैं दो चीज़ों का सम करूंगा, यानी x1 प्लस एक्स टू करूंगा, तो वो मेरे पास आएगा नेगेटिव। ओके, तो अगर मेरे पास x1 प्लस एक्स टू नेगेटिव आ रहा है और a मेरे पास ऑब्वियसली पहले से ही नेगेटिव है, तो मुझे b मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मैं पॉजिटिव टर्म अपॉन नेगेटिव टर्म करूंगा, तभी मेरे पास नेगेटिव टर्म बचेगी और तभी वो आंसर से मैच करेगी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब अगर मैं बात करता हूँ दो रूट के सम की, तो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 आ रहा है मेरे पास c अपॉन ए मेरे पास नेगेटिव टर्म है ना, और x1 इंटू एक्स टू जब मैं करूँगा तब मेरे पास एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मेरे पास c होना चाहिए पॉजिटिव, ताकि जब मैं इन्हें डिवाइड करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को तो मेरे पास नेगेटिव बचे, और c यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है इसलिए आंसर हो जाता है c। सर इसमें ए और बी कौन है सर? a और b एक ये कोफिशिएंट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मूव करते हैं कि हुज रूट्स आर वन एंड जीरो, ऐसी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लगानी है। सिंपल हम यहाँ पे इसे पुट कर कर देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है सी होगा, जहाँ तक है सी का अगर देखूँ कॉमन तो ये आ जाता है एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर सी हो गया।
10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला है कि वन रूट ऑफ पी इज दिस इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर रूट। मान लो एक रूट अपने पास ए है तो दूसरा रूट है 6 है, इस तरीके से हमसे बोला गया है। तो अगर मैं देखूं सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है मेरे पास बी अपॉन ए। बी है यहाँ पर -14, तो ये हो जाएगा -14, और ए है यहाँ पर पी, इस तरीके से। तो हो जाएगा 7a इक्वल टू -14 अपॉन पी, यानी ए पी इज इक्वल टू -2, इस तरीके से है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं देखूं टू रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, तो वो हो जाएगा a इंटू 6a, और उसकी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 8 अपॉन पी। तो ये हो जाएगा 6a² इक्वल टू 8 अपॉन पी, यानी कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो a की वैल्यू आती है -2 अपॉन पी, और मैं पुट कर दूंगा इधर, तो हो जाएगा -2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। फिर ये मेरे पास बचेगा 6 इंटू 2 × 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो यहाँ से p की वैल्यू जो आएगी मेरे पास आ जाएगी, p की वैल्यू उधर से p उधर भेज देंगे, 6 4 × 24, ये आ जाएगी 3। ठीक है, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ s मीटर इन 2 सेकंड। तो सिंपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा देंगे यहाँ पे। तो s है अपने पास डिस्टेंस गिवन, u 0 है, यानी गिवन है क्योंकि रेस्ट से जब बॉडी स्टार्ट करेगी तो u 0 हो गया, और ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में पता लगानी है, t हमारे पास 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास s अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी। तो ओ ए के केस में अगर मैं देखूँ तो हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होती है dv/dt, यानी कि सिंपल होती है स्लोप। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल यहाँ पर एंगल गिवन है। तो अगर मुझे ओ ए तक के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं निकाल लूँगा उसका tan30, क्योंकि ये होती है स्लोप। ये हो जाएगी ओ ए के केस में। और ऐसे ही अगर मुझे स्लोप निकालनी हो ए बी के केस में तो मुझे गिवन है 60, तो हो जाएगी tan60 स्लोप। तो अगर मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालनी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर होती है। मुझे रेशियो निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन को, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा tan30 अपॉन tan60, यानी कि हो जाएगा 1/√3 अपॉन √3, ये हो गया 1/3। ये 1/3 ऑप्शन बी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है वो कवर कर रही है 16 मीटर्स डिस्टेंस 5th सेकंड में, 18 मीटर्स ट्रेवल कर रही है 6th सेकंड में। यानी कि 5th सेकंड का क्या मतलब है, यानी कि अगर मेरे पास ये टाइम लिमिट है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो 0 से फर्स्ट तक हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट सेकंड, और ऐसे ही 1 से 2 तक हो जाएगा मेरे पास सेकंड सेकंड। यही तरीके से अगर मेरे पास 3 4 5 6, तो यहाँ पे इस वाले टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हो जाएगा मेरे पास 5th सेकंड। इसी तरीके से 5th से 6th तक जितना ट्रेवल करेगी वो हो जाएगा मेरे पास 6th सेकंड। सो इस तरीके से मैं मेरे पास उनके डिस्टेंस गिवन है और मैं कैलकुलेट करूंगा उनके बीच में रिलेशन क्या है। सो रिलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज जो करेंगे यहाँ पे वो करेंगे s इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ at²। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो एस मुझे लेट से कि मैं 4 सेकंड्स तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ। अगर मुझे 5th सेकंड में कितना बॉडी मूव कर रही है उसे निकालने के लिए कि मैं क्या करूँगा, मैं 0 से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालूंगा और 0 से 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ इतनी सेकंड में बॉडी कितना ट्रेवल करेगी वो बच जाएगा। तो इसलिए लेट से कि मैं 5 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, लेट से S5 से डिनोट करता हूँ, तो वो मैं लिख दूंगा u, टाइम है मेरे पास 5 प्लस हाफ a, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। और s अगर 4 निकालूं तो S4 हो जाएगा मेरे पास 4u
प्लस हाफ ए 4 स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा s5 माइनस s4, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि बॉडी 5th सेकंड में कितना मूव कर रही है, और वो मुझे गिवन है 16। तो 16 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो ये बचेगा u, और ये बचेगा प्लस हाफ ए, और 25 माइनस 16 करेंगे आ जाएगा 9। तो 16 इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 9 इस तरीके से आ गया। अब लेट्स से कि नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव करते हैं कि S6 और S5 के बीच में अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि 6 सेकंड्स में कितना मूव कर रही है, और माइनस कर दूंगा कि वो 5 सेकंड्स में कितना मूव कर रही थी। तो 6 सेकंड के लिए S6 निकालते हैं, वो हो जाएगा U6 प्लस हाफ ए 6 स्क्वायर। ठीक है, और S6 माइनस S5 करेंगे तो मेरे पास 6 सेकंड में कितना मूव करिए वो आ जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 18 मीटर्स के गिवन है मुझे, और जब मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा U प्लस हाफ, और 36 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 11। तो मेरे पास एक और रिलेशन आ गया 18 इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 11। इसी तरीके से 7th और 6th का देखूंगा तो वो आ जाना चाहिए मेरे पास 20 इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 13। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशंस आते जा रहे हैं। तो इस रिलेशन से मैं देख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी तो है मेरे पास कुछ u, ठीक है, और अगर मुझे कैलकुलेट करना हो एक्सेलरेशन कितना है, तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन हैं, ये इन दोनों से एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगी 2 इज इक्वल टू यू, तो यू कट जाएगा हाफ ए, और 2 2 से 2 कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास 2, पहली पहली इन दो इक्वेशन से। अब अगर मुझे इन दो इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो वही माइनस कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू यू तो कट गया, और ये आ जाएगा हाफ ए और 2, फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास यूनिफॉर्म है। तो ये मैच कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास कुछ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सर मुझे इसका पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या चीज? सर स्लोप ए बी और स्लोप ओ ए कैसे मिला सर? स्लोप ए बी आपको मतलब ये बताया नहीं क्या कि स्लोप की वैल्यू जो होती है वो टेन थीटा के इक्वल होती है, ये आपको बताया गया था पहले। तो इसलिए हाँ यहाँ पे एंगल मेरे पास गिवन है, तो मैंने सिंपल टेन थीटा कैलकुलेट किया 1030 डिग्री, तो उस स्लोप ओ ए से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। क्योंकि एक्सेलरेशन जब हमने पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैं उसका स्लोप निकाल लूंगा, तो स्लोप मेरे पास 1030 से आ जाएगी। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन एट ओ ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन एट ए बी का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों की स्लोप्स को डिवाइड कर दूंगा। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए बी वाला पार्ट, इस तरीके से। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ जीरो। अगर डिस्टेंस सिंपली जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली जीरो हो गया, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं करी। तो ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड पे मूव करते हैं कि एन एथलीट फिनिशेस अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड्स, यानी 40 सेकंड्स में वो पूरा कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। ओके, तो 2 मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा 120 सेकंड्स, और प्लस कर देंगे 20 सेकंड्स, तो हो गया अपने पास 140 सेकंड। तो एक्चुअली हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है 140 सेकंड्स बाद। तो देखते हैं 140 सेकंड्स बाद वो कहाँ होगा, कि अगर वो इस पोजीशन से स्टार्ट करता है। ठीक है, 40 सेकंड बाद वो वापस से इस पोजीशन पे आएगा, फिर 40 सेकंड बाद फिर इस पोजीशन पे आएगा, फिर 40 सेकंड बाद फिर इस पोजीशन पे आ गया। तो यानी कि 120 सेकंड बाद वो इस पोजीशन पे आ गया, और फिर वो 20 सेकंड्स पे पहुंचेगा यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ से यहाँ तक वो कवर करेगा 20 सेकंड में। तो ऑब्वियसली अगर ये पोजीशन ए थी, पोजीशन बी ये है, तो 140 सेकंड्स बाद वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ जाएगा। और अगर ये रेडियस आर था और मुझे इनकी डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस भी आर होगा, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो ऑप्शन ए करेक्ट। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी तो जीरो हो गई,
यानी बॉडी रेस्ट पे यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, ये भी घट गया। तो यानी कि सी ऑप्शन बचा, बोथ एंड भी इनकरेक्ट है, तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला तो हमने पिछले वाले टेस्ट में भी रखा था, तो ये बिल्कुल सेम ही है, तो ये मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी कि 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल, अगर मेरे पास ये है डिस्टेंस टोटल, तो इसका 2/5 वो ट्रेवल कर रहे हैं वेलोसिटी v1 के साथ, 3/5 वो ट्रेवल कर रहे हैं वेलोसिटी v2 के साथ। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। ओके, इसे हम स्किप करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक मैन है, वो लीव करता है होम से एक साइकिल राइड के लिए और वापस आता है आधे घंटे बाद। ठीक है, एक मैन का होम है यहाँ पे, वो जाता है कहीं पे, वापस आता है आधे घंटे बाद, तो कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द राइड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वो वापस घर पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो यानी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट में देखते हैं which of the following remains constant if a body travels with constant acceleration। तो अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी v भी वेरी कर रही होगी, v वेरिंग होगी तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और v वेरी कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा होगा, और टाइम तो ऑब्वियसली वेरी करता ही है, तो इसलिए इन तीनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास एलिफेंट्स हैं ए बी और सी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। ठीक है, एलिफेंट ए की स्पीड गिवन है मेरे पास, लेट्स से यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड, और एलिफेंट सी की स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन था ए, अच्छा ए और बी के बीच में सेपरेशन गिवन है डी, तो यानी अगर बी यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया डी। ठीक है, इसी तरीके से बी और सी के बीच में भी डी गिवन है, तो सी यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये हो गया डी। तो अब हमें बताना है कि जब बी कैच कर लेगा सी को, तो अच्छा हमें गिवन है कि व्हेन बी कैचेस सी द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी बिकम्स 3D। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कुछ टाइम बाद ए यहाँ पे ही रह जाता है, ए यहाँ पे है कुछ समय बाद, और बी और सी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है अब है 3D, क्योंकि बी और सी एक दूसरे को कैच कर लिया। सी तो ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, बी का हमें पता लगाना है। So what we have to do, we have to calculate the speed of b। तो वो देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे थोड़ा। सो अगर मैं देखूं कि मेरे पास ऑब्वियसली b की वेलोसिटी ज़्यादा होगी c से, तभी तो वो कैप्चर कर पा रहा है, b की वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन c, इतना तो कंफर्म है, तभी तो वो एक कैच कर पा रहा है। तो अब देखेंगे अगर रिलेटिव वेलोसिटी से, तो a और c के बीच में पहले डिस्टेंस था 2d, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। अब फाइनल डिस्टेंस ए एंड सी के बीच में हो चुका है 3D, यानी कि कितना डिस्टेंस बढ़ा, तो 3D माइनस 2D करेंगे तो D आ गया, यानी D डिस्टेंस बढ़ गया उन दोनों के बीच में। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी में देखूं C और A की, तो VCA हो जाएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जितने टाइम में मतलब जितने टाइम में बी सी को कैप्चर करता है, उतने टाइम में इनका डिस्टेंस डी डी मतलब डी बार बढ़ जाता है, 3D माइनस 2D करेंगे तो डी आ गया। तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ा है ना, उतने टाइम में ही बी और सी एक दूसरे के करीब आए हैं, तो यही इसमें पूछा गया था, हम यही मेन चीज़ थी पकड़ने की, कि वी सी ए मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, और लेट से उनका जो टाइम है, जितने टाइम में वो कैप्चर करते हैं, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन 5 ये आ जाता है मेरा वो टाइम जितने टाइम में बी सी को कैप्चर करेगा, तो ये टाइम आ गया। ठीक है, अब इसको मैं इक्वल करूंगा इसके टाइम के, इन दोनों टाइम के, कि पहले इनका डिस्टेंस डी था और अब हो गया है 0। तो अगर मैं देखूं कि कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -10, और शुरुआत में आ जाएगा डी, क्योंकि इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वेलोसिटी इन दोनों की मैंने कर दी माइनस, तो वी बी माइनस वी डी, वी बी माइनस इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का टाइम आ गया, तो ये दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे,
तो ये हो जाएगा मेरे पास d/5 इज इक्वल टू d/ वेलोसिटी ऑफ v माइनस 10। तो यहाँ से जो vb की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी vb माइनस 10 इज इक्वल टू 5, d से d कट जाएगा क्योंकि, और vb आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, बस तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। टेस्ट डिस्कशन हो गया है, एंड करते हैं मीटिंग को।